वक्फ बिल पास हो गया है। बहुत सारी डिबेट्स के बाद, बहस के बाद संसद में कल करीब करीब 1:30 बजे रात में, 2 बज गया था लगभग। अब उस पर हम यहाँ पर आज आज़ाद समाज पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष काशिफ राज सिद्दीकी साहब के साथ हैं, उनके तासुरात लेने के लिए कि उनकी इस पर राय क्या है, क्या उनकी प्रतिक्रिया है, आज़ाद समाज पार्टी की क्या प्रतिक्रिया, चंद्रशेखर आज़ाद साहब इस पे क्या सोचते हैं, दीगर और लोग जो इस पे अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। सर, सबसे पहला सवाल आपसे सर ये है कि ये जो कल वक्फ बिल पास हो गया है पार्लियामेंट पे, इस पे अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। तो मैं उन सारी प्रतिक्रियाओं को किनारे करते हुए सबसे पहले आपकी, आपके पार्टी की और चंद्रशेखर आजाद साहब की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। देखिए, जब वक्त तरमीमी बिल लाया गया था और वो इंट्रोड्यूस हुआ था फर्स्ट टाइम, जब जेपीसी बनाई गई, उस वक्त से चंद्रशेखर आजाद साहब ने यह भी कहा था कि उन्हें क्यों नहीं रखा गया जेपीसी में, क्योंकि उसमें जिन लोगों को रखा गया था उनको ऐसा एहसास था कि शायद ये लोग उसका हक अदा ना कर सकें। उसके बाद कंटिन्यू हम लोगों ने प्रोटेस्ट का आह्वान कर चुके थे। आपने देखा कि जब दिल्ली का प्रोटेस्ट हुआ तो हमारे लोग मौजूद थे वहां पर। जब पटना में प्रोटेस्ट हुआ तो शरिया और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का चंद्रशेखर आजाद साहब हमारे स्पीकर मौजूद थे। पूरी टीम हमारी आजाद समाज पार्टी की भीम आर्मी टीम थे, बिहार के अध्यक्ष मौजूद थे, भीम आर्मी के अध्यक्ष मौजूद थे। तो हम तो शुरुआती दिन से इस बिल का विरोध कर रहे हैं। और यकीनी तौर पर ये कल चंद्रशेखर आजाद साहब से मेरी बात भी हुई, बड़े गमजदा थे कि इस तरह के बिल इस देश में पास हो जाता है और हमारे लोग जो है तमाशाई बने हुए बैठे हैं। यकीनी तौर पर ये बिल जो है वो गैर संवैधानिक है और इसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। चंद्रशेखर आजाद साहब ने एक बात बोली, आप भी देख रहे होंगे शायद, कि जब सरकार बदलेगी, वक्त बदलेगा, तो एक एक जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। इसका क्या मतलब? देखिए, बिल्कुल अभी तो ये जो दौर चल रहा है, हिटलर साइड देश में चल रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि उनका दौर खत्म ही नहीं होगा। लेकिन ये वक्त जो है वो कभी किसी के साथ नहीं रहता, हालात और वक्त बदलते रहते हैं। यकीनी तौर पर हमारा अज़्म है कि हम 2027 में इस पूरे सिस्टम को चेंज करें, खासकर उत्तर प्रदेश को, जहाँ पर जुल्म सितम की इंतहा हो चुकी है मुसलमानों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे। तो हम तो, हमारा ये अज़्म है कि 2027 में हम उत्तर प्रदेश से शुरुआत तो करेंगे। उत्तर प्रदेश से ये जो हिटलर शाही को खत्म कर कर एक देश में एक अमन और इंसाफ की बात शुरू करेंगे। उसके बाद 2029 में हम इस देश के निज़ाम को बदलेंगे और पूरे तौर पर सिस्टम को हम चेंज करेंगे। यकीनी तौर पर ये देश जो है फिर से अमन का पैगाम देगा और सोने की चिड़िया कहलाएगा। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, जिनके चेहरे से पर्दा उठ चुका है, जो छुपे हुए थे, मुसलमानों के खरखा बनते थे, हिमायती बनते थे, बहुत सारे वादे किए उन्होंने, उसके बाद खुल के अब मुसलमानों के खिलाफ आके इस बिल का सपोर्ट किया। आपको क्या लगता है आने वाले चुनाव में ये दोनों सफ़े हस्ती से साफ हो जाएंगे? राजनीतिक जो पटल देखिए, ये सिर्फ चुनाव, क्योंकि हमारी पार्टी आंदोलन की पार्टी, विचारधारा की पार्टी है। सिर्फ मामला चुनाव का नहीं होना चाहिए, बल्कि चंद्रबाबू नायडू को मुसलमानों ने उनको परवाज दी। ये जो चुनाव जीते हैं मुसलमानों के बड़े वोट से जीते। नीतीश कुमार को शुरुआती दौर से, जब वो जनसंघ में थे और जनता दल में थे, उस वक्त से नीतीश कुमार को मुसलमानों ने परवाज दिया, उनकी लीडरशिप को बढ़ाया, मुसलमान उनके जाना बचाना चलते रहे। कई लीडर मुसलमानों की अपनी जिंदगी वक्फ कर दी उनको आगे बढ़ाने में। तो इसके सिवा और भी लोग हैं, पासवान साहब भी हैं, जब झारखंड में अपने एससू पार्टी के सुप्रीमो जो सुदेश महतो भी हैं, उनकी पार्टी ने समर्थन किया। तो पूरे देश में जिन लोगों ने समर्थन किया इस बिल को, और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू तो खैर अव्वल दर्जे में हैं, और जिन लोगों ने समर्थन किया उनका विरोध कर रहे हैं, और यकीनी तौर पर इनकी सियासत आने वाले वक्त में जमींदोज हो जाएगी। एक बहुत ही अहम सवाल, क्या आपको या आपकी पार्टी को ऐसा लगता है कि वक्फ बिल को, टैरिफ मुद्दे को दबाने के लिए वक्फ बिल को ज्यादा उछाला गया? क्योंकि कल रात जब संसद में बहस चल रही थी संशोधन बिल के ऊपर, तो उसी वक्त लगभग आधा घंटा आगे पीछे अमेरिका में भारत पे टैरिफ लगाया जा रहा था 26%, जो लगाने में अमेरिका कामयाब हो गया, और विश्व गुरु बनने का जो दावा मोदी जी कर रहे थे वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से फेल हो गए। तो क्या ये भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगा और जनता इस मुद्दे पर मोदी जी से सवाल न करे? क्या इसीलिए वक्फ बिल को आगे किया गया मुद्दा बना? इसके पहले भी ईवीएम को लेकर जब पूरा आक्रोश पूरे देश में था, तो कई सारे बिल लाए गए, कई सारे चीजों पर हिंदू मुस्लिम कर कई चीजों को एलिवेट किया गया, प्रोपोगेट किया गया मीडिया के द्वारा। तो हमेशा जिस उस वक्त जब जब इन सरकार के खिलाफ कोई एजेंडा तय होता है, सरकार कहीं फेल हो जाती है, तो ये इस तरह से चीजों को, और वक्त बिल की बात है, वक्त बिल तो आना ही था। वक्त बिल की बात चर्चा में चल रही थी कि वक्त बिल 2 तारीख को 3 तारीख को प्रेजेंट किया जाएगा। तो ये जो इंसिडेंट हुआ है, वो इंसिडेंट इस बात की गवाही भी देता है कि वक्त बिल को एक हथियार बनाया गया, सामने एक ढाल बनाया गया कि उससे लोगों का ज़हन हटाया जाए। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि ये हमारे खासकर मुसलमानों की
कि पूरी जिंदगी जो है पूरे सवाल जो मुसलमानों की पूरी शनाख्त पर है, ये हमारे आइडेंटिटी पे सवाल है। मुसलमानों के जो हमारे जो मौलिक अधिकार इस देश की संविधान नीति उस पर बराबर हमला है, बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान पर हमला है। मैं पूरे समझ जो ये मूल निवासी समाज है, दलित आदिवासी पिछड़े मुसलमानों से हम आह्वान करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के ऊपर ये बहुत बड़ा हमला है। एक तरह खत्म करने की साजिश की जा रही है, शुरुआत कर दी गई है। हम सब जब एक होकर लड़ाई लड़ेंगे तो पहली बारी हमारी है, अगली बारी आपकी हो सकती है। जब हम लड़ाई जब मिलकर लड़ेंगे तो हो सकता है कि आपकी बारी में हम खड़े हो, तो हमारी बारी में आप खड़े हो। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से लगातार आप देख रहे हैं राहुल गांधी बोल रहे हैं और दूसरे लोग भी बोल रहे हैं, आपकी पार्टी भी इस पे बोल रही है, चाइना जो मसला चल रहा है, बार बार मोदी जी कह रहे हैं चाइना उनका दोस्त है, चाइना से कोई ऐतिहासिक मतभेद नहीं रहा है, लेकिन सच्चाई धरातल पे हम कुछ और देख रहे हैं कि चाइना ने कब्जा करके रखा अरुणाचल के पास। कश्मीर जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, वहां पर भी चाइनीज आर्मी को देखा गया, वहां पर भी चाइना ने होल्ड किया हुआ है। कहीं ना कहीं क्या भारत की संप्रभुता के लिए खतरा नहीं है जिसको भारत सरकार अनदेखा कर रही है? देखिए, ये शुरुआत से देखा गया कि चाइना ने कई बड़े भारत के लैंड को एक्वायर कर लिया, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब क्योंकि वो ये समझते हैं कि उनसे बड़ा कोई लीडर इस देश में नहीं है। हम उनका एहतराम भी करते हैं नरेंद्र मोदी साहब का, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि जहां जहां फेलियर है वो लोग समाज में बैठकर, अपने लोगों के बीच में बैठकर भारतीय होने के हैसियत से हम उसे काउंटर कर सकते हैं, एक नैरेटिव तैयार कर सकते हैं। लेकिन अपने फेलियर को दबाने के लिए उन्होंने हमेशा ये कहा कि चाइना जो है वो हमारे हमसे कहीं ना कहीं खौफ खाता है, चाइना हमारा मित्र है, चाइना जो है उनसे हम लड़ाई लड़ सकते हैं, चाइना से हम जंग कर सकते हैं, उनके लोग कहते हैं, वजीर खारजा भी कहते हैं, होम मिनिस्टर्स भी कहते हैं। लेकिन मेरा ये सवाल ये है, ये ऐसा क्यों हो रहा है कि चाइना हमारे ऊपर हावी होता चला जा रहा है और मुसलसल होता चला जा रहा है? पहले ऐसा नहीं कि कभी हो रहा है, मुसलसल होता चला जा रहा है, लेकिन काउंटर प्लान हम तैयार नहीं कर पा रहे, जवाबी कार्रवाई हम नहीं कर पा रहे, हम बोल भी नहीं रहे हैं। जो हमारे जो पूरी जो ऊपर डिफेंस सिस्टम है, वो आप देखें कि वो उनको बोलने में आज एतराज कर रहे हैं, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो नरेंद्र मोदी साहब अपने फेलियर को दबाने के लिए इन चीजों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं।